बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कार्डिजन के चैप्टर 29 की पार्ट 3 की वीडियो को। इस पार्ट में हम लोग लिथियम को पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, मेनली जो कि बायोपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने का काम आ रहा होता है। अच्छा, लिथियम की हम सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे होंगे, लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो लिथियम की टॉक्सिसिटीज़ है। ठीक है, बाकी आपको बस इतना ही पता होना कि लिथियम बायोपोलर डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस है या मेनली बायोपोलर डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं तो काफ़ी है। दूसरा, आपको टॉक्सिसिटीज़ का अच्छा पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि आपने किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स करनी है तो उसमें पहले आपने आदमी के बारे में सोचना है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। इसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में वो आपको बता रहे हैं, एब्जॉर्ब रैपिडली और कंप्लीटली फ्रॉम द गट, यानी कि ओरल रूट में बहुत अच्छा काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा जाए, थ्रू आउट बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन के बारे में देखा जाए तो वो किडनीज में से निकल रहा है। जाहिर पता है कि किडनी में से एज इट इज निकलेगा तो मतलब है कि ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, लेकिन इसका निकलने का जो रेट है वो क्रेटिनिन से 1/5 है। जो भी चीज़ सिर्फ रीनल एक्सक्रीशन हो रही हो ना, उसमें ये बात सोचनी होती है कि अगर किसी इंसान में रीनल फेलियर है या किडनीज कॉम्प्रोमाइज है तो उस इंसान में इस ड्रग की डोजेज हमें कम करनी पड़ेगी। ये बात मेरी कार्डियो में लिखी होती है, लेकिन जब हमें एमसीक्यू आता है ना तो उसमें वो इस तरह से उसको क्लिनिकल एस्पेक्टिव में देते हैं, यानी कि जब वो कह रहे हैं रीनल क्लियरेंस तो आपको समझना ही चाहिए कि भाई रीनल कॉम्प्रोमाइज वाले पेशेंट के अंदर ये दवाई की कम डोज देंगे। सही होगी बात। हाफ लाइफ बताई हुई उन्होंने 20 आवर्स है, फिर उन्होंने आपको ड्रग कंसंट्रेशन बताई हुई है कि प्लाज्मा के अंदर इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए है। टारगेट थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन वो आपको बता रहे हैं भाई इतनी है, ये रटे वाली बातें हैं। मेंटेनेंस में आपको इतनी रखनी होती है। लेकिन एक और बात ये है कि अब ये ना ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ड्रग की, अगर हमने ड्रग तो उतना ही दिया है लेकिन ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तो ड्रग की कंसंट्रेशन इन द ब्लड बढ़ जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, इतने मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो अगर टोटल ब्लड के लीटर्स ही कम हो जाए, यानी कि डिहाइड्रेशन हो बॉडी में, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जो कि टॉक्सिक हो सकती है। मैंने आपको पहले बताया था इस ड्रग की टॉक्सिसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहे हैं किसी भी तरह की कोई डिहाइड्रेशन हो, या बंदा एनसेड्स ले रहा हो, या बंदा एस इनहिबिटर्स जो कि आपको पता है डायूरेटिक्स भी होते हैं, इसी तरह लूप डायूरेटिक्स या थायराइड डायूरेटिक्स ले रहा हो, तो ऐसे बंदे के अंदर चूंकि फ्लूइड्स कम होंगे तो ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज करने का खदशा होता है। तो ये मेरी बात जरा गौर करनी होती है। 5th एमसीक्यू में भी यहाँ पे एक्सरसाइज में उन्होंने ये बात डिस्कस की हुई है कि लिथियम के बारे में, ये लिथियम के बारे में कौन सी बात ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम डोज में नीड टू बी डिक्रीज्ड इन पेशेंट्स विद थायराइड्स। ठीक है, तो जो भी ऐसी जिसमें जो एनसेड्स दे रहा हो, थायराइड दे रहा हो, लूप डायरेटिक दे रहा हो, कोई भी ऐसी चीज़ ले रहा हो जो कि ब्लड के वॉल्यूम को कम करती हो, उनके अंदर हमें डोज को कम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कैफीन और थियोफाइलिन जो चाय के अंदर होती है, ये ओवरऑल आपके पास इसकी क्लियरेंस को बढ़ाती हैं। यानी कोई अगर कैफीन और थियोफाइलिन ले रहा है तो उसको शायद लिथियम की थोड़ी ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी। ये जो हम इतना क्लोजली डोज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये तब मॉनिटर करते हैं अगर किसी ड्रग की थेरेप्यूटिक विंडो नैरो हो। थेरेप्यूटिक विंडो का क्या मतलब होता है यार, देखो एक पर्टिकुलर डोजेज होती है कि भाई जब इतनी डोजेज होगी ना, इससे ऊपर डोज में ये ड्रग इफेक्टिव होगा, ये ड्रग असर जनरेट करेगा। ठीक है, और एक होता है कि जी अगर इससे ज़्यादा डोज हो गई तो यहाँ पे फिर टॉक्सिसिटीज बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। तो ये जो एरिया होता है ना, इसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक विंडो। अब कुछ ड्रग्स होते हैं उनकी थेरेप्यूटिक विंडो काफ़ी ब्रॉड होती है। ठीक है, पैराडोल की आपने एक गोली खा ली वो भी इफेक्टिव होती है, 2 गोलियां भी खा लो तो ये नहीं होता कि बंदा उसे मर जाए। तो थेरेप्यूटिक विंडो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एक दफ़ा में 2 गोलियां भी खा ली हैं, वो काफ़ी उसकी स्पाइक आ गई है, फिर ऐसा ऐसा कम हो रही है, इतने फिक्र की बात नहीं है। लेकिन ऐसे ड्रग में मसला ये होता है ज़्यादा डोज दे दी, ऊपर चला गया तो टॉक्सिसिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, हमने एक डोज दी, थोड़ी देर बाद नीचे आएगी, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो इसकी थेरेप्यूटिक विंडो बहुत नैरो होती है, इसलिए हमें इची भी चीज़ भी देखनी पड़ती है। यार ये एस इनहिबिटर ले रहा है, थायराइड ले रहा है, उस हिसाब से डोज थोड़ी सी इसकी ऊपर नीचे कर दो। यार अगर ये कैफीन ले रहा है बहुत ज़्यादा तो डोज थोड़ी ऊपर नीचे कर दो। तो बात बेसिकली ये है कि इसकी थेरेप्यूटिक विंडो बहुत नैरो है। ये वाली बात यहाँ पे मिनी कार्डियो में थेरेप्यूटिक विंडो का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ हुआ, लेकिन वैसे मैंने आपको बात बता दी। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। यार मोटा मोटा पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो भी खैर है। मेरे नहीं ख्याल किसी एग्जाम में आपसे लिथियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजुअली पूछते हैं, क्योंकि उनको खुद से ही नहीं पता। वो कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिथियम इज नॉट वेल डिफाइंड। तो बंदा पूछे फिर ये पूरा पैराग्राफ क्यों लिखा हुआ है जब पता ही नहीं है तुम लोगों को, हमारी यहाँ दिमाग की नहीं कर रहे हो। एनीवेज, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी वो कुछ एंजाइम्स हैं जिस एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत से एंजाइम्स को ये इनहिबिट करता होगा। वो एंजाइम्स न्यूरोनल मेम्ब्रेन फॉस्फोडाइलेशन इनको रिसाइकिल करने में काम कर रहे हैं। सही होगी बात। ओवरऑल हम देखते हैं कि जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है, आपको पता है एक जी प्रोटीन के थ्रू भी हो रहा होता है, एक PIP2 के थ्रू भी हो रहा होता है। अब इसमें आगे ये 2 सेकंड मैसेंजर यूज़ हो रहे होते हैं, ट्राइफॉस्फेट बन रहा होता है और डैग बन रहा होता है। डैग वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है और किस तरह से सेकंड मैसेंजर सिस्टम काम करते हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि लिथियम जो होता है वो इन सेकंड मैसेंजर्स की कंसंट्रेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है न्यूरोट्रांसमिशन जो होगी हमारे पास इफेक्ट हो जाएगी। ओवरऑल इफेक्ट्स में हमें ये भी मिला कि हमने देखा कि ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज जो होता है उसकी इनहिबिशन हो रही होती है,
इसकी सारी ये एंजाइम वाली कतूतों की वजह से। और इसी तरह हमने देखा है कि बीटा कैटेनिन भी इनहिबिट हो रहा होता है इसकी कतूतों की वजह से। ये आगे कोई बातें लिखी हुई हैं कि ये चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, पढ़ना होता है, पढ़ लेना मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था मेन क्लिनिकल यूज़ आपने यही ध्यान में रखना है कि बायपोलर डिसऑर्डर में लिथियम को इस्तेमाल करते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट कंटिन्यूज टू बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर का पुराना नाम क्या है? मैनिक डिप्रेसिव डिजीज या मैनिक डिप्रेसिव सिंड्रोम। सही होगी बात। हम इसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर देते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी भी हम लिथियम के साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, लिथियम जो होता है वो जो बाइपोलर डिसऑर्डर के फेजेस चल रहे होते हैं ना, बेसिकली बंदा कभी बहुत हाइपर हुआ होता है, कभी बहुत डिप्रेस हुआ होता है, हाइपर डिप्रेस। तो ये जो बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं कि यार ये बार बार ऊपर नीचे ना हो। और दूसरा, इसकी एम्पलीट्यूड को भी कम करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस और बहुत ज़्यादा जो एक्साइटेड हुआ करता था, अब वो थोड़ा एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल करती है और डिप्रेशन को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, और एक्साइटमेंट है तो काफ़ी देर वो रह रही है, काफ़ी देर बाद जाकर कभी कोई डिप्रेशन आएगा तो वो भी थोड़ा आएगा। तो ये वो कह रहे हैं यहाँ पे कि वो एम्पलीट्यूड को भी डिक्रीज़ कर रही है और फ्रीक्वेंसी ऑफ मूड स्विंग्स को भी डिक्रीज़ करती है। लेकिन चूंकि लिथियम और वेलप्रोएट भी बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, वो कह रहे हैं लिथियम और वेलप्रोएट का असर काफ़ी देर बाद शुरू होता है, इसलिए हमें पेशेंट्स के अंदर अक्सर दूसरे एंटीसाइकोटिक्स या बेंजोडाइज़ेपीन्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके होगी बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा वो कह रहे हैं कि लिथियम के प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं सुसाइड के अगेंस्ट भी। जाहिर बात है, अगर ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी को कम करेगा तो जाहिर बात है सुसाइड के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पर चला जाता है तो बंदा सुसाइड, सेल्फ हार्म, ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देता है। तो ये कह रहे हैं कि इसके सुसाइड के अगेंस्ट इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन इन इफेक्ट्स के बावजूद हम अक्सर एंटी डिप्रेसेंट्स भी साथ साथ यूज़ करते हैं। यानी ऑल्दो लिथियम डिप्रेशन की इंटेंसिटी को कम करता है, लेकिन अक्सर हम लिथियम के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज़ करते हैं। ऑलराइट जी, अब आते हैं हम टॉक्सिसिटीज़ की तरफ, जो मैंने आपको पहले कहा था कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें कुछ टॉक्सिसिटीज़ खास तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जो ज़रा डिफरेंट किस्म की होती हैं। एडवर्स न्यूरोलॉजिक, अच्छा एक मैं आपको नमूने बताऊंगा, उससे आपको सारी टॉक्सिसिटीज़ इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। अभी एक बार डिस्कस कर लें, फिर नमूने को डिस्कस करते हैं। टॉक्सिसिटीज़ बता रहे हैं जी, न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स में बता रहे हैं ट्रेमर्स, सेडेशन, एटैक्सिया, चाल ख़राब हो गई, एफेजिया, बोलना ख़राब हो गया। सही है। थायराइड इनलार्जमेंट, ये इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है। मैं आपको बताता रहूँगा जो थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली होंगी। थायराइड इनलार्जमेंट हो जाती है जिसमें यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। सही बात कि थायराइड इनलार्जमेंट है लेकिन हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा, रिवर्सिबल नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई इससे डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, यानी कि यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इस पेशेंट के अंदर। तो ये वाली बात हमें ध्यान में रखनी है, यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ज़रूरी नहीं है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो, उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस भी हो सकता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस दो तरह का होता है, या तो एडीएच बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, सॉरी एडीएच कम प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी के अंदर, यानी कि ब्रेन का इशू है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। या फिर एडीएच तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन किडनीज खराब है, किडनी एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और यूरिन बनाई जा रही है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही ना, यूरिन बनाई जा रही है, उसको कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो यानी कि लिथियम की अपनी एलिमिनेशन भी किडनी के थ्रू हमने देखा था, और लिथियम किडनीज को डैमेज भी करता है। ओके होगी बात। उसके अलावा लिखा हुआ है एडिमा, मुख्तलिफ स्किन इरप्शंस करवाता है, लीकोसाइटोसिस हमेशा पाई जाती है लिथियम लेने वाले लोगों के अंदर, और एक इंपॉर्टेंट एनोमली है जिसमें ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है अपनी जगह थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, उसको हम कहते हैं एप्स्टीन एनोमली। तो आप कह सकते हो कि प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टेराटोजेनिक भी है, बच्चे के अंदर कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट कर सकता है। एप्स्टीन एनोमली बहुत कम ही आप देखोगे क्लिनिकली एप्स्टीन एनोमली का जिक्र होगा, तो अगर एमसीक्यू वगैरह में एप्स्टीन एनोमली लिखा हुआ है तो हो सकता है कि वो लिथियम ही की तरफ इशारा करना चाह रहा हो। निमोनिक इसकी तरफ हमने आजकल आपको पता है टेस्ला की गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, तो हमने एक खूबसूरत सी नीट सी टेस्ला इंपोर्ट कराई है जी, बहुत अच्छी लगती है हमें, तो ये हम लिख लेते हैं नीट टेस्ला। N for nephrotic diabetes insipidus, E for edema, A for aphasia, T for thyroid enlargement। ये हमारे पास नीट हो गया। फिर T for tremors, E for Epstein anomaly, S for sedation, L for leukocytosis, A for ataxia। ये हमारे पास नीट टेस्ला का निमोनिक हो गया। इस तरह से आपको याद रह जाएगी, अगर वो आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं तो वो एक दो आपको जहन में आती हैं, वो मैम वो थायराइड का प्रॉब्लम भी होता है, और वो मैम वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, बस ऐसे एक दो दिन में आती हैं, बाकी हमारे दिन तो ये अगर रखा होगा तो मैम कहेंगे क्या बात है जी, बच्चा तो बहुत लाइक है। सही होगी बात। अच्छा, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नर्सिंग मदर्स, यानी ना सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं लेनी बल्कि जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब भी इसको अवॉइड करना है। अदर ड्रग्स यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर, यार अगर मैं आपको सीधा बातें बता दूँ ना इसके बारे में, तो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले तो हम यूज़ कर रहे हैं लिथियम। सही है। लिथियम के अलावा कौन से ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं?
तकरीबन एक ही जितना इफेक्टिव है या बहुत अच्छा ड्रग यूज़ करते हैं हम वैल्प्रोवेट। ये दो तो हो गए सबसे सुपीरियर, सही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं लिथियम को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिथियम का मेनली यही यूज़ है। वैल्प्रोवेट तो एंटी सीजर भी है और भी जगहों पे आप देखेंगे ना, लेकिन अगर लिथियम का जिक्र हुआ तो अक्सर वो बायोपोलर ही की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं। इन दो के अलावा अगर कोई और आपसे पूछ ही ले ड्रग, या अगर वो कहें कि ये दोनों काम नहीं करे तो कौन सा ड्रग देंगे, तो वो होंगे फिर कार्बामेज़ेपिन जो कि एक और एंटी सीजर है, या फिर लेमोट्रिजीन, ये भी एक एंटी सीजर है। ये 4 ड्रग हैं बायपोलर डिसऑर्डर के लिए, जिनमें से मेन ये 2 ड्रग हैं। तो यहाँ पे वो यही बात जिक्र कर रहे हैं कि वैल्प्रोवेट भी है एंटी मैनिक, यानी कि वो जो हाइपर होने वाला फेज होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और वैल्प्रोवेट कैन बी इफेक्ट जिन लोगों में लिथियम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, मतलब लिथियम से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनके अंदर हम लोग वैल्प्रोवेट दे सकते हैं। तो इनमें से किसी को भी आप अल्टरनेटिवली एज फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग यूज़ कर सकते हो। और कुछ एंटी सीजर ड्रग्स कार्बामेज़ेपिन और लेमोट्रिजीन को भी हम लोग एक्यूट मैनिया में या फिर प्रोफाइलैक्सिस के लिए, यानी कि अवॉइड करने के लिए बीमारी को हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।